जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय रेलवे के उस इतिहास पर नजर डालेंगे जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। इसका एक स्याह पक्ष। हम समझेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्कों में से एक के पीछे की कहानी कितनी उलझी हुई है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, हर एक दिन लगभग 2.5 करोड़ लोग, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी भारतीय रेलवे से सफर करती है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अक्सर ये कहा जाता है कि रेलवे ब्रिटिश राज का एक तोहफा था, एक तरह से मॉडर्नाइजेशन का प्रतीक। लेकिन क्या ये सच है, या फिर कहानी कुछ और है? क्या हो अगर इसका असली मकसद भारत की मदद करना था ही नहीं, बल्कि कुछ और ही था? आइए इसके पीछे के असली मकसद को देखते हैं। ये जो कहानी हमें आम तौर पर बताई जाती है, उससे एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। देखिए, ये बात शुरू से ही कितनी साफ थी। ये उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने कहा था। मतलब एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, व्यापार पर कब्जा और सेना पर नियंत्रण। तो जो शुरुआती रेलवे लाइनें बिछाई गईं, वो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए नहीं थी। उनका मकसद था भारत के संसाधनों को बंदरगाहों तक पहुंचाना, ताकि उन्हें आसानी से ब्रिटेन भेजा जा सके। जैसे मुंबई में बंदरगाह को जोड़ा गया, बंगाल में कोयले की खदानों तक पहुंच बनाई गई, महाराष्ट्र के कपास के खेतों का इस्तेमाल हुआ और बिहार में अफीम की खेती का शोषण किया गया। सब कुछ एक प्लान के तहत था। ये जो इतना बड़ा नेटवर्क बना, ये सिर्फ लोहे और स्टील से नहीं बना था। इसके पीछे था भारतीय खून, पसीना और जमीन की एक बड़ी कीमत। ये एक अंदाजा है उन भारतीय मजदूरों की संख्या का जो सिर्फ 8 साल के अंदर निर्माण के एक फेज के दौरान हादसों और हैजा जैसी बीमारियों से मारे गए थे। 25,000 जाने। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी जमीन आई कहां से? यहीं पर आता है भूमि अधिग्रहण अधिनियम। इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को सार्वजनिक हित के नाम पर किसी भी जमीन को जब्त करने का अधिकार दे दिया। और ये सार्वजनिक हित क्या था? वो असल में उनके अपने कॉरपोरेट और औपनिवेशिक हित थे। इसका सीधा मतलब ये था कि अनगिनत किसान परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से हटा दिया गया और बदले में उन्हें या तो कुछ नहीं मिला या फिर ना के बराबर मुआवजा मिला। तो असल में रेलवे की नींव इन परिवारों के विस्थापन पर रखी गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे यही रेलवे भारत की दौलत को धीरे धीरे लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से निचोड़ने का सबसे बड़ा जरिया बन गया। शशि थरूर ने इस बात को बहुत सही तरीके से समझाया है। ये असल में एक औपनिवेशिक घोटाला था, जिसका सारा फायदा लंदन को मिलता था और सारा बोझ हिंदुस्तानियों पर पड़ता था। ये एक थ्योरी है जिसे दादा भाई नौरोजी ने समझाया था। उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटेन ने एक सिस्टमैटिक तरीके से भारत से धन बाहर निकाला और उसे गरीब बना दिया। ये एक तरह से वन वे ट्रैफिक था, जहां सारा संसाधन कॉलोनी से निकलकर रूल करने वाले देश तक जा रहा था। रेलवे ने इस लूट के चक्र को और भी ज्यादा कारगर बना दिया। देखिए, एक ऐसे काम करता था। पहला कदम, भारत से सस्ता कच्चा माल जैसे कपास और अनाज निकाला जाता था। दूसरा कदम, इसी रेलवे का इस्तेमाल करके उसे बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था। तीसरा, वहां से उसे जहाजों में भरकर ब्रिटिश फैक्ट्रियों में भेजा जाता था। और चौथा कदम, वहां उससे महंगा तैयार माल बनाकर वापस भारतीय बाजार में बेचा जाता था। नतीजा, भारत के अपने उद्योग जैसे हथकरघा पूरी तरह तबाह हो गए। और तो और, जो ब्रिटिश निवेशक रेलवे में पैसा लगा रहे थे, उन्हें 5% सालाना रिटर्न की गारंटी दी गई थी। और अगर कोई घाटा होता तो उसे कौन भरता? उसे भरते थे हम, यानी भारतीय टैक्स पेयर्स। ये बात तो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। अंग्रेजों का दावा था कि रेलवे अकाल के समय राहत पहुंचाने में मदद करेगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। दावा यह था कि ट्रेनें अकाल वाली जगहों पर खाना पहुंचाएंगे, लेकिन असलियत ये थी कि उन्हीं इलाकों से अनाज भरकर ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। 1876-78 के भयानक अकाल के दौरान, जब यहां लाखों लोग भूख से मर रहे थे, भारत से अनाज का एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ गया। ये 3 मिलियन टन से बढ़कर 10 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गया। ये चार्ट सब कुछ साफ साफ दिखा देता है। प्राथमिकताएं क्या थीं? जब लाखों लोग अकाल से जूझ रहे थे, तब रेलवे पर निवेश सिंचाई पर होने वाले खर्च से कई गुना ज्यादा था। आप देख सकते हैं, रेलवे पर 226 मिलियन पाउंड खर्च हुए, जबकि सिंचाई पर सिर्फ 24 मिलियन पाउंड। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ भी है। विडंबना देखिए, जिस चीज को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था, उसी ने अनजाने में अपने ही पतन के बीज बो दिए।
हुआ ये कि रेलवे ने अलग अलग इलाकों को आपस में जोड़ दिया। इससे अलग अलग संस्कृति और भाषा के लोग एक दूसरे से मिले और उनमें भारतीय होने की एक साझा भावना पैदा हुई। जो दमन का हथियार था वो राष्ट्रीय पहचान और विरोध का एक जरिया बन गया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के इस हथियार को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। महात्मा गांधी ने आम जनता से जुड़ने के लिए तीसरे दर्जे के डिब्बों में पूरे देश का सफर किया। नेहरू और पटेल जैसे नेताओं ने ट्रेनों का इस्तेमाल रैलियां और भाषण करने के लिए किया। काकोरी कांड में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश खजाने को ले जा रही ट्रेन को लूटा और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने इसी रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल छिपकर यात्रा करने और हमले करने के लिए किया। शशि थरूर का ये कहना बिल्कुल सही है। इस जटिल इतिहास को याद रखना जरूरी है ताकि हम इससे सीख सकें, भले ही हम उसकी कड़वाहट को पीछे छोड़ दें। तो कुल मिलाकर भारतीय रेलवे का इतिहास एक दोधारी तलवार जैसा है। यह शोषण की भी विरासत है और आखिर में सशक्तिकरण की भी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि प्रगति कभी भी सीधी सरल नहीं होती और उसकी असली कीमत अक्सर सतह के ठीक नीचे छुपी होती है। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।